एक जनरल फैक्ट ये है, इंडिया में एनुअली पर कैपिटा इनकम 1,26,000 होने के बाद भी यहाँ पर 17% पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे बिलोंग करते हैं। इंडिया में इंडिया गवर्नमेंट को सिटीजन के लिए फूड सिक्योरिटी देना पड़ता है। आज हम लोग इसी वीडियो में बात करने जा रहे हैं फूड सिक्योरिटी क्या होता है, फूड सिक्योरिटी क्यों देना पड़ता है। बायोस्फीयर में बायोटिक कंपोनेंट्स को जीवित रहने के लिए फूड का एक अलग टाइप का इम्पोर्टेंट रहता है। ऐसे ही इंडिया में हर पीपल को फूड ऑल टाइम अवेलेबल करने का जो प्रोसीड्यूर है उसी को हम लोग बोलेंगे फूड सिक्योरिटी। अब हम लोग ये देखते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में फूड सिक्योरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। एक्चुअली इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इसको इजी तरीके से याद रखने के लिए मैं आपको A3 याद रखने के लिए बोलूँगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का मतलब ही होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एंड ऑल टाइम्स। अगर A3 याद करोगे तो ये 3 टर्म आपको इजीली याद हो जाएगा। चलिए एक एक का मीनिंग हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब ही होता है एक कंट्री में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, उस पॉपुलेशन को फूड टाइम टू टाइम सप्लाई मिलना चाहिए। या अगर कंट्री में प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अदर कंट्री से फूड को इंपोर्ट करता है और उसके बाद वो फूड सिक्योरिटी देने के लिए कोशिश करता है। सेकंड थिंग जो है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, मतलब हर पीपल के पास वो फूड पहुंचना चाहिए, किसी भी टाइप का ब्लैक मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होता है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब ही होता है आपके पास उतना मनी होना चाहिए जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से आप फूड को बाय कर सकते हो, एंड आपको उतना क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाला फूड भी चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर ऑफ फूड सिक्योरिटी के बारे में, मतलब जिसको देख के हम लोग ये समझ सकते हैं कंट्री में फूड सिक्योरिटी देना ज़रूरी है क्या नहीं। एक्चुअली फूड सिक्योरिटी का इंडिकेटर होता है हंग्री कंडीशन। जब पीपल को सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं। हंग्री कंडीशन को 2 कंडीशन में डिवाइड किया जाता है, एक होता है क्रॉनिक हंगर और एक होता है सीजनल हंगर। हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे क्रॉनिक हंगर क्या होता है एंड सीजनल हंगर क्या होता है। उसके साथ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सीजनल हंगर एक्चुअली रिलेटेड होता है क्रॉप्स ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग के साथ। क्रॉनिक हंगर एक्चुअली एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, आपको जितना फूड चाहिए अगर उतना क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाला फूड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉनिक हंगर। ऐसे ही सीजनल हंगर ओरिजिन होता है जब पीपल को पर्टिकुलर टाइम में जॉब नहीं मिलता है तब वो हंगर कंडीशन में जाता है, इसको सीजनल हंगर। एंड क्रॉनिक हंगर, अगर आपका इनकम लो होगा तो आप गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाला फूड खरीद नहीं पाओगे या परचेस नहीं कर पाओगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉनिक हंगर। इंडिया में ऐसा कुछ स्टेट है जिस स्टेट में क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाला फूड नहीं मिलता है, मतलब सीजनल हंगर एंड क्रॉनिक हंगर दोनों देखने के लिए मिलता है। ऐसा कुछ स्टेट जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एटसेट्रा। अब हम लोग ये देखते हैं इंडिया को फूड सिक्योरिटी का क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ, ओवर पॉपुलेशन। एक्चुअली इंडिया में जियोमेट्रिक फॉर्म में पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। आपको पता होगा इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है। इतना पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए फूड सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है ब्लैक मार्केटिंग। इंडिया का जो ट्रेडर्स लोग हैं वो ट्रेडर्स लोग मार्केट से क्रॉप्स को खरीद लेते हैं और एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट करते हैं। इस आर्टिफिशियल क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को फूड सिक्योरिटी देना पड़ता है। ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट कॉज जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब इंडिया में ऐसा कुछ स्टेट्स है जैसे पंजाब, हरियाणा, वहाँ पर फूड ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्रॉप ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन बाकी स्टेट जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब स्टेट में फूड क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम होता है। इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए फूड सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी रहता है। हम लोग बात करेंगे इंडिया गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या स्टेप लिया है। बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये सब स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट का फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बफर स्टॉक के बारे में। बफर स्टॉक क्या होता है। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू फूड ग्रेन्स को परचेस करता है। इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट 2 फूड ग्रेन्स होता है वो होता है राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट जिस रीजन में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसी रीजन से इंडियन गवर्नमेंट परचेस कर लेता है मार्केट प्राइस से। ऐसे ही फूड ग्रेन्स को परचेस करने के बाद जिस रीजन में फूड ग्रेन्स का सप्लाई नहीं है उस रीजन में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन उस रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम उसको मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस में डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है और इसी प्राइस सिस्टम को हम लोग इशू प्राइस के नाम पर जानते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। एक्चुअली PDS का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपके घर के आसपास रेशन शॉप होगा और उस रेशन शॉप में बहुत कम पैसा में पुअर पीपल को कुछ फूड मिलता है, फूड क्रॉप्स मिलता है, जैसे राइस, शुगर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मतलब रेशन शॉप में जो आइटम्स प्रोवाइड किया जाता है पुअर पीपल को, वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इशू प्राइस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कुछ लिमिटेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। फूड ग्रेन्स का क्वालिटी जो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मतलब रेशन शॉप में, वो बहुत लो क्वालिटी का होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1940 से चालू हुआ है, लेकिन आज तक ये हंगर कंडीशन को रिड्यूस नहीं कर पाया है। ये एक अनदर लिमिटेशन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। ऐसे ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एनवायरनमेंट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ज़्यादातर फार्मर लोगों से राइस एंड व्हीट कलेक्ट करता है, मतलब परचेस करता है। और ज़्यादातर राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स लोग ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं। और ग्राउंड वाटर लेवल ऐसे ही रिड्यूस हो रहा है डे टू डे, और ऐसे ही केमिकल फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे AAY के बारे में, मतलब अंत्योदय अन्न योजना। इसको लॉन्च किया गया था सनातन कुमार के थ्रू दिसंबर 2000 में। एक्चुअली 2 रुपीज़ पर केजी व्हीट एंड 3 रुपीज़ पर केजी राइस को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था पुअर पीपल के बीच में। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स था वो था इंडिया को फुल्ली फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मतलब हंगर फ्री इंडिया बनाना। तो इंडियन सिटीजन BPL लाइन के नीचे रहते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उन लोगों को आज भी इस टाइप का फूड सिक्योरिटी मिल रहा है इस योजना के तहत। अब हम लोग देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। एक्चुअली 1960 के बाद इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ था, क्योंकि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम के प्लेस में यूज हुआ था मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिस्टम, जैसा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, यूज हुआ था हाई यील्डिंग ऑफ वैरायटी सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिसके लिए इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ था, प्रोडक्शन सिस्टम इंक्रीज हुआ था। अब हम लोग ये देखते हैं क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू इंडिया में फूड ग्रेन्स इंक्रीज हुआ था। आंसर आएगा यस, क्योंकि हम लोगों को पता है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया में व्हीट एंड राइस जैसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। ऐसे ही बफर स्टॉक में ओवरफ्लोइंग हुआ था। एक्चुअली बफर स्टॉक FCI का मिनिमम जो नॉर्म्स होता है 24.3 होता है मिलियन टन, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इसका नॉर्म्स इंक्रीज हुआ था। इंपोर्ट्स के ऊपर भी कंट्रोल हो गया था, क्योंकि कंट्री में जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा फूड क्रॉप्स का तब इंपोर्ट्स करना भी कम करना पड़ता है। ऐसे ही फूड ग्रेन्स को सफिशिएंट बनाया था ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फंक्शन क्या होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एग्जाम्पल क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअली एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पर लोकल पीपल के थ्रू रन करवाया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो मेंबर लोग होते हैं उस मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है इलेक्शन के थ्रू। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेजर फंक्शन होता है, जो मेजर वर्क होता है, वो फूड ग्रेन्स को सप्लाई करना, मिल्क वेजिटेबल भी सप्लाई करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी मदर डेयरी जैसे दिल्ली, अमूल गुजरात, बेकरा पंजाब में और एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस महाराष्ट्र में है। इस सोसाइटी का जो इशू प्राइस होता है उसको डिटरमाइन करता है स्टेट गवर्नमेंट। अब हम लोग इस चैप्टर के साथ रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे MSP के बारे में। MSP को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के फॉर्म में जाना जाता है। एक्चुअली एक प्री अनाउंस प्राइस है। प्री अनाउंस क्यों है? क्योंकि क्रॉप सोइंग सीजन से पहले ही इसका जो रेट है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो गवर्नमेंट के थ्रू अनाउंस किया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फूड क्रॉप्स को राइजिंग करता है, मतलब प्रोडक्शन सिस्टम में ये हेल्प करता है। फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर फार्मर्स का इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। उसके साथ कंट्री का डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उसको भी हेल्प करता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बफर स्टॉक में जो फूड ग्रेन्स को स्टोर करता है वो एक्चुअली फार्मर्स लोगों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ही फूड ग्रेन्स को परचेस करता है। अगर आपको ये लग रहा है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन में प्रेस कीजिए। अब हम लोग देखते हैं फेयर प्राइस शॉप क्या होता है। एक्चुअली आप लोगों का लोकल रीजन में जो राशन शॉप होता है उसी को फेयर प्राइस शॉप के नाम पर जाना जाता है। ये गवर्नमेंट के थ्रू ओपन होता है। जनरली फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फेयर प्राइस शॉप के थ्रू। एक्चुअली गवर्नमेंट पुअर पीपल को फूड ग्रेन्स का सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, मतलब फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए BPL कार्ड या APL कार्ड के थ्रू, मतलब रेशन कार्ड के थ्रू रेशन शॉप में इशू प्राइस में फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इशू प्राइस वो प्राइस होता है जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे जो लोअर प्राइस होता है, उस लोअर प्राइस में जब फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसी को हम लोग इशू प्राइस के नाम पर जानते हैं।